नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेरिब्रल पाल्सी नाम की बीमारी के बारे में। इस बीमारी के लक्षण छोटे बच्चों में आने लगते हैं और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि खाना निगलने में दिक्कत होना, चलने में, बोलने में, सुनने में परेशानी होना और पेशाब पर नियंत्रण ना होना। परंतु अगर इस बीमारी को बच्चों की कम उम्र में और जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाए, इसका डायग्नोसिस कर लिया जाए, तो बच्चे अपनी पूरी ज़िंदगी पूरी क्षमता और आत्मविश्वास से जी सकते हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध और अनुभवी फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मृणाल जोशी सर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर मृणाल जोशी सर के साथ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मृणाल जोशी है। मैं यहाँ पर एसएमएस अस्पताल में पीएमआर विभाग में सीनियर प्रोफेसर एवं डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आज हम लोग सेरिब्रल पाल्सी के बारे में बात करेंगे। सेरिब्रल पाल्सी एक डिस्टिंक्ट बीमारी न होकर एक ग्रुप ऑफ बीमारी है। सेरिब्रल पाल्सी में वो सभी बीमारियां सम्मिलित हैं जिनके कारण जब बच्चा पेट में होता है या पेट से निकलने के बाद जब वो इन्फेंट होता है, उस समय मस्तिष्क के अंदर कुछ परमानेंट डैमेज हो जाना, उसका कारण चाहे जो भी रहा हो। इस प्रकार के डैमेज के कारण मांसपेशियों के अंदर कंट्रोल ख़त्म हो जाना, मांसपेशियों में तनाव हो जाना, महसूस करने की एबिलिटी को कम हो जाना, सुनने की, बोलने की, खाना खाने की एबिलिटी को कम हो जाना, समझने की और व्यवहार की जो हमारी एबिलिटी है उसके अंदर दुष्प्रभाव हो जाना। तो इस प्रकार की सभी बीमारियां जो हमें परमानेंट ब्रेन में डैमेज करके इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती हैं, हम उनको सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। सेरिब्रल पाल्सी एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है क्योंकि अन्य बीमारियों की तरह सभी बच्चों में एक ही तरह के लक्षण नहीं होते हैं। जैसे 30% के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनको कि बिहेवियर में प्रॉब्लम होती है, 30-35% होते हैं जिन्हें कि मिर्गी की शिकायत हो जाती है, 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कम हो जाता है, कुछ बच्चे हैं जिनके कि पाँव जो हैं उनको कंट्रोल करने में, चलने में मुश्किल आती है, कुछ बच्चों के चारों हाथ पाँव में दिक्कत आती है, किसी के सिर्फ एक ही लिम्ब में, हाथ या पाँव में तकलीफ़ आती है। तो ये बीमारी इसलिए चैलेंजिंग हो जाती है क्योंकि एक ही प्रकार का कोई इलाज या कोई रूल उसको मैनेज करने का नहीं है और हर बच्चा जो इससे ग्रसित है उसके लिए एक टेलर मेड ट्रीटमेंट बनाना होता है जो उसकी समस्याओं को जानने के बाद ही बनाया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की, हर बच्चे की समस्याएं अलग अलग हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तब उन्हें पीडियाट्रिक्स के जो डॉक्टर हैं वो उन्हें देखते हैं और वो इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या बच्चा का डेवलपमेंट जो है, जैसे समय पर बैठना, समय पर बोलना, अपने माँ बाप को, परिचित को पहचानना, जो अपरिचित लोग हैं उनको देख के रोना, तो इस तरह के जो व्यवहार हैं, खाने पीने की समस्याएं, उन सब को देखते हुए जो आपके बच्चों के स्पेशलिस्ट यानी पीडियाट्रिक्स जो स्पेशलिस्ट हैं वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या इस बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी तो नहीं है। अगर ऐसा आइडेंटिफाई हो जाता है कि बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है और जो डेवलपमेंट के जो इसके विकास क्रम जिसको हम कहते हैं वो अफेक्ट हो रहा है, जैसे कि बच्चे के 8 महीने 9 महीने में बच्चा सहारे के साथ खड़ा होना शुरू हो जाता है जबकि वो नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार के डेवलपमेंटल डिलेज़ होने पर उस बच्चे के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देकर सेरिब्रल पाल्सी के लिए किए जाने वाले इलाज की तरफ ध्यान दिया जाता है। दूसरी जो समस्या है कि ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। पहले ये देखा जाता था कि पोलियो जो है वो बच्चों में बहुत कॉमन होता है। अब धीरे धीरे पोलियो जो है वो करीब करीब रेजिडुअल पोलियो बचा है, नए पोलियो केसेस ख़त्म हो गए हैं, भारत अब पोलियो मुक्त देश हो गया है
तो अब सेरिब्रल पाल्सी की जो समस्या है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। हर 1000 बच्चों में से 1 या 2 बच्चे होते हैं जिनके की सेरिब्रल पाल्सी होती है। सभी बच्चों के ब्रेन डैमेज की आप फ़ोटो नहीं खींच सकते। फ़ोटो खींचने का मतलब है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी एमआरआई में एबनॉर्मलिटी आए तो ही सेरिब्रल पाल्सी डायग्नोस की जाएगी। सेरिब्रल पाल्सी एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। कई प्रकार की जो हमारे पास विधाएं हैं, डायग्नोस्टिक जो हमारे पास टेस्ट हैं, वो हमें इस डायग्नोसिस में मदद कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अब जब इन लक्षणों का हमें जब पता चल जाता है तो इसके अंदर हम जो है ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम वो जो विकास क्रम के जो चरण हैं, जैसे कि खड़ा होना, पैदल चलना, हम उसको किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं। देखिए, ब्रेन जो है वो एक बहुत ही मिरेकलस ऑर्गन है। ब्रेन जो है, आप उसको ऐसा समझें कि ब्रेन में हमारे कई सारे वर्कर्स हैं, 100 वर्कर हैं, और ब्रेन में डैमेज हो जाने के कारण हो सकता है कि कुछ वर्कर, ब्रेन का कुछ हिस्सा काम नहीं कर पा रहा है। परंतु अब अगर हम ये प्रयास करें तो वो हिस्सा जो कि ब्रेन का अच्छा काम कर रहा है, वो वर्कर्स जो हमारे अच्छे काम कर रहे हैं, वो उस काम को कर सकते हैं जो काम छूट गया है ब्रेन डैमेज के कारण। जो पार्ट हमारा क्षतिग्रस्त हो गया है उसको हम कहते हैं न्यूरल प्लास्टिसिटी। परंतु न्यूरल प्लास्टिसिटी को काम करने के लिए ब्रेन को हमें मजबूर करना होता है। जैसे मान लीजिए खड़े होने के अंदर समस्या आ रही है तो हमें बार बार बच्चे को खड़े करने के लिए सिखाना होगा, प्रयास करने होंगे, ताकि जो ब्रेन के सेल्स हैं जो कि नॉर्मल हैं वो उस काम को टेक ओवर कर सकें और हम उस विकास क्रम को अचीव कर सकें। तो विकास क्रम को अचीव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम बैठेंगे तभी हम खड़े हो पाएंगे, जब हम खड़े हो पाएंगे तभी हम चल पाएंगे। कई बार इसको अचीव करने में समस्या आती है, जैसे कि मोटर कंट्रोल पुअर होता है। मोटर कंट्रोल पुअर होने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए मैं पेन को एक डायरेक्शन में जाके उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु वो सीधा उस डायरेक्शन में ना जाकर मुश्किल से धीमी गति से या घूमते हुए हाथ को मैं वहाँ ले जाता हूँ, या पास में ले तो जाता हूँ पर पकड़ नहीं पाता हूँ। तो हमारी मांसपेशियाँ कुछ काम तो कर रही हैं, परंतु उनका ब्रेन का और उनका पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं है। या ऐसा भी है कि कुछ मांसपेशियाँ जो हैं उनमें तन्मयता, जिसको हम स्पास्टिसिटी कहते हैं, वो बढ़ जाती है। ऐसी दशा के अंदर अगर हम मूवमेंट करना चाहें तो वो मांसपेशी और वो जो अपनी जोड़ है वो खुल ही नहीं पाते हैं। ऐसी दशा के अंदर जितना जल्दी हम इंटरवेंशन कर सकें उतना ही बेहतर है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वो अपनी प्रॉब्लम के साथ अडेप्ट हो जाता है, और एक बार जब वो अडेप्ट हो जाएगा तो ऐसा मुश्किल होगा कि उस अडेप्टेशन को हम हटा के और एक नई प्रकार से हम उसकी क्रियाओं को ट्रेन करें। इसलिए जो सबसे अच्छा हमारा जो एक कहावत है, हम कहते हैं कैच देम यंग। उसका मतलब ये है हम जितना जल्दी इंटरवेंशन करें, जब बच्चा 2 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, तब हम उसको बेहतर जो है उसको रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो अब इसमें कई प्रकार की समस्याएं हैं। अपन आज जो है एक स्पास्टिसिटी के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि मांसपेशियों में तनाव हो जाना या तन्मयता हो जाना। स्पास्टिसिटी या तन्मयता को मैनेज करने के लिए सबसे पहला और सबसे सरल उपाय है सही प्रकार से एक्सरसाइज करना, जिसे कि फिज़िकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहा जाता है, जिसमें बच्चे को व्यायाम के द्वारा और उसको ट्रेनिंग के द्वारा खड़े करने की, बैठने की प्रैक्टिस कराई जाती है, जिससे वो विकास का चरण जो है वो पूरा कर सके। कई बार ऐसी समस्या आती है कि तन्मयता ज़्यादा हो जाती है। तन्मयता ज़्यादा हो जाने पर हमारे पास 2 तरह के ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन दवाई का है, जिसमें कुछ विशेष रूप से दवाइयाँ आती हैं जिनको देने से तन्मयता कम होती है, परंतु वो पूरे शरीर की मांसपेशियों के ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ के अंदर कई सारी मांसपेशियाँ हैं, परंतु कुछ मांसपेशी ही हैं जो हमें समस्या क्रिएट कर रही हैं। ऐसी दशा के अंदर हम कुछ इंजेक्शन, कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ
जैसे कि फ़िनॉल है, बोट्युलिनम टॉक्सिन है, उससे बिल्कुल सही प्रकार से सही मात्रा में इंजेक्शन देकर उनको मांसपेशियों को ढीला कर सकते हैं, ताकि हमें अपनी क्रियाएं करने में, हमारे मूवमेंट करने में सहायता मिले। दूसरा ये समझना ज़रूरी है कि उनको जल्दी से जल्दी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हड्डियों की शेप, हड्डियों की लंबाई आपकी मांसपेशियों के व्यवहार के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है। अगर आपकी मांसपेशियां गलत दिशा में हड्डी को खींच रही हैं तो हड्डी उसी दिशा में जाएगी। अगर वो, कई बच्चे जैसे पाँव मोड़ के पीछे करके बैठते हैं तो उनकी हड्डियां भी इस तरह से घूम जाती है और बच्चे पाँव अंदर घुमा के चलने लग जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हड्डियों के ऊपर परमानेंट प्रभाव ना हो तो हम हड्डियों के डेवलपमेंट के समय ही इसको जो है मैनेज करें। जब 9 साल 7 साल के बच्चे हो जाते हैं तब वो हड्डियों की शेप भी काफ़ी कुछ आ जाती है और ऑपरेशन जो है एक ही चारा रह जाता है। तो इसलिए अपन जल्दी अगर इन मांसपेशियों को ढीला कर सकें और मोटर कंट्रोल, अपने दिमाग और जोड़ों का जो कंट्रोल है वो बेटर कर सकें तो हम कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अब तीसरी जो बात आती है, एक थेरेपी हो गई, एक हमारी मेडिसिन हो गई, चाहे वो ओरल हो, और एक हमारी इंजेक्टेबल हो गई। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन की। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को जल्दी नहीं देख पाते हैं क्योंकि कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में लेते हैं, बच्चों को ला नहीं पाते हैं, या किसी कारणवश जो है वो PMR विभाग में या पुनर्वास भेषज विभाग में नहीं आकर राय ले पाते हैं। तो ऐसी दशा के अंदर हम लोग कई बार उन्हें लेट देखते हैं, जब वो 7 साल 9 साल या 12 साल की उम्र ले चुके होते हैं। ऐसी दशा के अंदर जो साधारण हमारे काम हैं, जैसे कि दवाई देना या इंजेक्शन देना, ये काम नहीं कर पाते हैं और हमें ऑपरेशन की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अगर परमानेंट डिफ़ॉर्मिटी हो जाती हैं, फिक्स डिफ़ॉर्मिटी हो जाती हैं, तो फिर हमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है। और ऑपरेशन जो है वो ज़्यादातर जो है उसको SEMLS कहा जाता है, मतलब सिंगल इवेंट मल्टी लेवल सर्जरी। उसके अंदर एक ही समय में सभी जोड़ों में एक साथ ऑपरेशन करना होता है। ऑपरेशन करने के बाद, जैसा मैंने पहले आपको कहा कि व्यायाम और थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम ऑपरेशन करते हैं तो मांसपेशियां जो हैं सीधी हो जाती हैं, परंतु कुछ कमज़ोर भी हो जाती हैं। तो बच्चे को कंटिन्यू थेरेपी की आवश्यकता होती है और वो जो ऑपरेशन है उसका फल मिलते मिलते 1 साल 1.5 साल लग जाता है। और कंटिन्यू फॉलोअप ज़रूरी है। जैसे हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चे जिनमें हम इंटरवेंशन कर रहे हैं या जिनको समस्याएं हैं, वो चाहे हर 2 महीने या हर 3 महीने, या अगर ज़्यादा दूर रहते हैं और जो प्रॉब्लम है वो स्टेबल है तो हर 6 महीने देखते रहें। क्योंकि जो ब्रेन की समस्या है वो तो परमानेंट डैमेज है, वो ना तो घटता है ना बढ़ता है, परंतु जो हड्डी और मांसपेशियों के टेढ़ेपन की समस्या है वो प्रोग्रेसिव है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं टेढ़ापन बढ़ता जाता है, मांसपेशियों का तनाव बढ़ता जाता है। और इसको जल्दी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लेट होने पर, जैसे जो फंक्शनल स्टेटस है बच्चे का, जैसे हम फंक्शनल स्टेटस यूँ माने कि जैसे मान लीजिए एक 10 साल का बच्चा है जो कि वॉकर पकड़ के चलता है और पाँव भी टेढ़े हैं, तो ऑपरेशन कर देने से उसके पाँव सीधे हो जाते हैं, चलने में सुविधा हो जाती है क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन कम होता है। परंतु वॉकर पकड़ के चल रहा है तो ऐसा मुश्किल हो पाता है कि वॉकर छोड़ के वो आराम से चल पाए। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा हो जाने पर जो उनके चलने का तरीका है, जैसे वॉकर से चल रहे हैं या हम क्रचेस से चल रहे हैं, तो क्रचेस छूट जाएं या वॉकर छूट जाए, ऐसा लेट उम्र में होना संभव नहीं हो पाता है। ऐसा अगर हम कम उम्र के अंदर बच्चों को ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना होने दें, ये सबसे बेहतर उपाय है। दूसरी जो बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे स्पेशल स्कूल्स होते हैं, बच्चों को हम लोग स्पेशल स्कूल में डालने की कोशिश करते हैं। मेरी आपको ये राय है कि ऐसा ना करें, बच्चे को नॉर्मल स्कूल में भर्ती करें।
बच्चे को हमेशा इंक्लूसिव एजुकेशन में रहना चाहिए। कई बार ये समस्या आती है कि स्कूल वाले एडमिशन नहीं देते हैं, तो आप कृपा करके अपनी आवाज़ उठाएं। बच्चों की सहायता करना डॉक्टर्स का और स्कूल के प्रबंधकों का सभी का फ़र्ज़ है। तो उनको स्पेशल स्कूल में न डालकर इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब एक नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ ही उनको पढ़ने का मौका दें, क्योंकि कई बार अगर कोई आपकी विशेष परिस्थिति नहीं है और आप विशेष स्कूल में पढ़ते हैं तो बच्चों के मानसिक विकास पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इंक्लूसिव जो है एजुकेशन होनी चाहिए। बच्चों को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ बच्चों को देखते हैं, जैसे मैं आपको एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा कि हमारे पास एक बच्चा था जो कि 7 साल का था जब वो हमारे पास आया, और हमने उसके ऑपरेशन करे। और फिर बाद में हमने 6 महीने बाद, साल भर बाद, जब उसकी बुआ उसको लेकर आई, क्योंकि बुआ ने ही ऑपरेशन कराया था, जो खुद भी एक टीचर थी, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब क्या ऐसा होता है, क्योंकि पहले जब ये स्कूल में पढ़ता था तब तो इसके 50% नंबर आते थे, और अब जब आपने इसके पाँव सीधे कर दिए और ये चलने लग गया है तो इसके जो नंबर है वो 85-90 हो गए। तो क्या मानसिक प्रभाव भी पड़ता है क्या ऑपरेशन का? तो मानसिक प्रभाव नहीं पड़ता है। जब बच्चा है वो चलने लग जाता है, बाहर जाने लग जाता है, दूसरे लोगों से मिलने लगता है, इंटरेक्शन करता है, उससे उसका कॉग्निटिव विकास भी होता है, और वो कॉग्निटिव विकास जो है बच्चे को इम्प्रूव करता है। तो मेरी फिर ये आपसे है कि उस बच्चे को जो है हम इंक्लूसिव एजुकेशन में रखें और उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है हम उसको अचीव करने के लिए अर्ली इंटरवेंशन करें। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर मृणाल जोशी सर, जिन्होंने हमें बताया सेरिब्रल पाल्सी नाम की बीमारी के क्या कारण होते हैं, इसे कैसे डायग्नोस किया जाता है और कैसे आसानी से इसका इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक और रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल डायडोक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।